गंजापन ये वो समस्या है जिससे दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी परेशान है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या आदमी, क्या औरत, हर कोई बाल झड़ने से दुखी है। अव्वल तो कई बार यही समझ में नहीं आता कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। दूसरा, अगर समझ में आ भी जाए तो ये नहीं पता चलता कि बालों को झड़ने से रोका कैसे जाए। अगर आप भी इन बातों से ताल्लुक रखते हैं तो सर अपने माथे पर आइए चिंता की लकीरों को आराम दीजिए। आज हम इसी गंजेपन पर बात करेंगे। वैसे तो गंजापन कई तरह का होता है, लेकिन एक खास तरह का गंजापन बहुत कॉमन है। हो सकता है आप भी इससे जूझ रहे हो। गंजेपन के इस टाइप का नाम है मेल पैटर्न हेयर लॉस, और जैसे नाम से पता चल रहा है ये समस्या पुरुषों को होती है। आपने नोटिस किया होगा कि पुरुषों में गंजेपन की दिक्कत महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होती है। आजकल तो 25-30 साल के होते होते पुरुषों के सिर के आगे के बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, जिससे सामने गंजापन साफ दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि पुरुषों में गंजेपन की समस्या महिलाओं के मुकाबले ज्यादा क्यों होती है, किस उम्र तक पुरुषों में गंजापन शुरू हो जाता है, क्या गंजेपन को रोका जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर गंजापन हो जाए तो इसका इलाज क्या है, सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. गंजेपन की समस्या कई प्रकार की होती है, और जिस गंजेपन की आप रेफर कर रहे हैं वो होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसमें आपके ऊपर से मेल्स के ऊपर से बाल उड़ने लगते हैं और औरतों की सेंट्रल हेयर लाइन से बाल जाने लगते हैं। ये समस्या आदमियों में औरतों के मुकाबले ज़्यादा कॉमन है। वो इसलिए क्योंकि ये एक हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन है। मेल हार्मोन का एक्टिव फॉर्म होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसके रिसेप्टर्स होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। तो जो ये वाले रिसेप्टर्स हमारे स्कैल्प में होते हैं, सर में होते हैं, और मेल्स में ये हार्मोन अच्छी मात्रा में होता है। तो ये हार्मोन जब इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है तो उससे बालों की मिनिएचराइजेशन होती है। धीरे धीरे वो बाल छोटे होते जाते हैं साइज में और ग्रेजुअली गंजापन आने लगता है। तो क्योंकि ये हार्मोन मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फीमेल्स में भी होता है। मेल और फीमेल हार्मोन दोनों मेल्स और फीमेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेल्स में मेल हार्मोन ज़्यादा होता है तो उनमें ये चांसेस इस कंडीशन के होने की ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में ये कंडीशन तब पाई जाती है जब महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं, जैसे कि PCOS, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पाया जाता है। गंजापन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती। बहुत सारे पेशेंट्स में ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है, यंग एज में स्टार्ट हो जाता है, टीनेज में भी स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको 30s में 40s में ये स्टार्ट हो जाता है। पर आमतौर पे आज की डेट में देखिए तो जो पुरानी जनरेशन से अब की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल के भी कॉजेज़ हैं, जो कि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से पहले के मुकाबले जल्दी ट्रिगर हो जाता है। दूसरी बात, हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो 25% ऑफ मेल्स में 21 साल की उम्र से पहले स्टार्ट हो जाता है, और 30 साल की उम्र तक 30% आदमियों में ये पाया जाता है, और जब तक 50 साल की उम्र में जाते हैं तो 50% आदमियों में ये कंडीशन पाई जाती है, और 80 एज तक, 80 की उम्र तक आने तक 80% आदमियों में ये कंडीशन पाई जाती है। तो जैसा कि आप इन स्टैटिस्टिक्स से समझ सकते हैं कि ये मेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आदमियों में काफ़ी कॉमन है। मेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसके कारण पुरुषों में गंजापन पाया जाता है, वो रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो प्रिवेंट किया जाता है या फिर उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आप ये देखेंगे तो ये मेल पैटर्न हेयर लॉस की स्टेजेस हैं। तो ग्रेजुअली यहाँ से बाल कम होने लगते हैं, और फिर एक इधर पैच आने लगता है, फिर इधर बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाता है। सपोजिंग हमारे पास कोई पेशेंट इस स्टेज में आया है या इस स्टेज में आया है, तो हम अपने ट्रीटमेंट से यहाँ पे डिजीज़ को इस स्टेज पे स्टॉप किया जा सकता है और उसकी प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है। और कोई इंडिविजुअल जो हमारे पास आता है जिसकी फादर को है, जिसको जेनेटिक टेंडेंसी है और अभी उसे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हाँ, उसे प्रिवेंट करने के रास्ते हैं जिससे हम प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। हम बहुत सारे मेजर जैसे ले सकते हैं कि चांसेस कम हो फ्यूचर में डिजीज़ जल्दी डेवलप होने के।
मेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो आदमियों में पाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट से हम उस कंडीशन को उस स्टेज पे रोक सकते हैं ताकि उसकी प्रोग्रेशन स्लो की जाए। तो उसमें हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जिसमें एक ट्रीटमेंट होता है मिनॉक्सिडिल जो FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, जिससे हम डेंसिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज़ करने से डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो हो सकती है। फिर हमारे पास डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स होते हैं जो अगेन FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, जिसमें मोस्ट कॉमनली फिनेस्ट्राइड करके दवाई दी जाती है, जो अगेन इस डिजीज़ के लिए अच्छा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। हमारे पास कुछ थेरेपीज़ होती है जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट थेरेपी, मीजोथेरेपी, एक्सोसोम थेरेपी, ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट। और इसके अलावा किसी इंडिविजुअल को अगर उनका हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गया है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं इस कंडीशन में। और बचाव की बात की जाए तो देखिए, ये एक जेनेटिकली प्रोग्राम डिजीज़ है, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन आपकी लाइफस्टाइल हैबिट से जल्दी हो सकती है। आप अगर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें आप एक वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, कोई एडिक्शंस नहीं रखते, अपना स्लीप पैटर्न अच्छा रखते हैं, सर्केडियन रिदम अच्छा रखते हैं, हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, स्ट्रेस लेवल्स अपने कम रखते हैं, तो ये डिजीजेस जो है इनकी प्रोग्रेशन लेट होगी और आएगी भी लेट। देखो, जिसको जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है उसको डिजीज़ आनी तो है, लेकिन उसका ऑनसेट लेट किया जा सकता है अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइटरी हैबिट से। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर। देखिए, जिन लोगों के परिवार में गंजेपन की दिक्कत रही है, यानी जेनेटिक रही है ये समस्या, ऐसे लोगों में देर सवेर गंजापन आना ही है, लेकिन सही इलाज से इसे काफ़ी हद तक टाला जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर गंजापन जेनेटिक नहीं है, इसके कोई और कारण है, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपकी सही जांच करेंगे, कारण पता लगाएंगे और उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। और सही इलाज से इस समस्या से आप काफ़ी हद तक निपट भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले आपकी आंखों के आसपास दिखना शुरू होता है। एक्सपर्ट से जानिए इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन में कई बदलाव आने लगते हैं। इन बदलावों का सबसे पहला असर दिखता है हमारी आंखों के आसपास। दरअसल आंखों के आसपास की स्किन बहुत पतली और नाजुक होती है। ऐसे में जब उम्र बढ़ती है तो सबसे पहला असर यहीं दिखता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रियंका वाधवानी कहती हैं कि एजिंग स्किन का पहला लक्षण है झुर्रियां। आंखों के कोनों पर बनने वाली बारीक लाइंस को क्रोज फीट कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे कौवे के पैर जैसी दिखती हैं। ये लाइनें तब उभरती हैं जब आप मुस्कुराते हैं, ऐसे आंखें मिचकाते हैं या फिर बहुत एक्सप्रेशंस देकर बात करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्किन में कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे स्किन का लचीलापन घट जाता है और झुर्रियां नजर आने लगती हैं। दूसरा लक्षण है डार्क सर्कल्स, यानी आंखों के नीचे काले घेरे। उम्र बढ़ने के साथ स्किन पतली होने लगती है, जिससे खून की नलियां साफ दिखने लगती हैं। इससे आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगते हैं। पर्याप्त नींद ना लेने, स्ट्रेस पे रहने, अनहेल्दी खाने और बहुत धूप में रहने से डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। तीसरा लक्षण पफी आईज है, यानी आंखों के आसपास सूजापन या आंखों के नीचे की स्किन फूली हुई लगना। उम्र बढ़ने के साथ स्किन की लोच कम हो जाती है। लोच का मतलब है स्किन कितनी खिंच सकती है और फिर वापस अपने आकार में आ सकती है। लोच कम होने से आंखों के नीचे सूजन नजर आने लगती है। हालांकि ये दिक्कत शरीर में पानी की कमी, किसी एलर्जी, खराब लाइफस्टाइल और नींद की कमी से भी हो सकती है। चौथा लक्षण है आंखों के नीचे खोखलापन। इसे संकन आइज भी कहते हैं। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ स्किन में कोलेजन और फैट की मात्रा कम होने लगती है। इससे आंखों के नीचे की स्किन और भी पतली और नाजुक हो जाती है। इससे आंखों के नीचे खोखलापन आने लगता है, जिससे चेहरा थका हुआ लगता है। पांचवा लक्षण है हेवी आईलिड्स, यानी ऊपरी पलकों का भारी होना। इससे स्किन झुकने लगती है। ऐसा स्किन का लचीलापन कम होने की वजह से होता है, जिससे पलकें भारी लगने लगती है। कई बार ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि नज़र पर भी असर पड़ने लगता है। अब बात आती है कि अगर ये दिक्कतें हैं तो इन्हें ठीक कैसे किया जाए। प्रियंका कहती है कि अगर झुर्रियाँ और फाइन लाइंस हैं तो मॉइस्चराइजर और एंटी एजिंग क्रीम लगाइए। डार्क सर्कल्स हैं तो एंटीऑक्सीडेंट युक्त क्रीम लगाइए। साथ ही भरपूर नींद लीजिए और खुद को हाइड्रेटेड रखिए, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए।
आंखों के नीचे सूजन है तो ठंडी सिकाई कर सकते हैं, हाइड्रेटिंग आई क्रीम लगा सकते हैं, और आंखों के नीचे खोखलापन है तो हेल्दी डाइट लीजिए, पानी पीजिए और डॉक्टर की सलाह पर सही स्किन केयर रूटीन अपनाइए। अगर हैवी आईलिड्स की दिक्कत है तो रोज आई एक्सरसाइज करिए ऐसे, और एंटी एजिंग क्रीम भी लगाइए। इस सबके साथ एक बात का ध्यान रखिए, एजिंग यानी उम्र बढ़ना नेचुरल है। एक वक्त के बाद समय अपनी छाप चेहरे पर छोड़ता ही है। इसमें परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बदलाव को अपनाइए, बस साथ में हेल्दी आदतें भी अपनाइए जिससे आपका शरीर और स्किन हेल्दी रहे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स वैसे तो हेल्दी होते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियां इन्हें अनहेल्दी बना देती हैं। क्या हैं ये गलतियां? एक्सपर्ट से जानिए। ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे, ये हेल्दी होते हैं, ये बात आप जानते हैं, लेकिन कई बार यही हेल्दी मेवे उल्टा दांव खेल जाते हैं, यानी नुकसान पहुंचा देते हैं। कब? जब आप कुछ खास गलतियां करते हैं। मेवे खाते वक्त कौन सी गलतियां इन्हें अनहेल्दी बना देती हैं, ये हमें बताया है डाइटिशियन प्रेरणा कालरा ने। डाइटिशियन प्रेरणा कहती है कि मेवों को हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। कई बार लोग भर भर कर मेवे खाते हैं, इनमें कैलोरीज और नेचुरल शुगर होती है। बहुत ज़्यादा मेवे खाने से वजन बढ़ सकता है, ब्लड शुगर लेवल पर भी असर पड़ता है, इसलिए मेवे लिमिटेड मात्रा में खाइए। किसी चीज़ के हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर टूट पड़ा जाए। आप एक दिन में एक मुट्ठी मेवे खा सकते हैं। कई बार लोग बाजार में मिलने वाले पैक्ड और रोस्टेड मेवे खाते हैं, जैसे काजू या फिर मखाने, जिनमें खूब नमक और मसाला पड़ा होता है। इस तरह के स्नैक्स हेल्दी नहीं होते हैं। ऐसे मेवे तेल में फ्राई किए जाते हैं, इनमें खूब ज़्यादा नमक भी डाला जाता है। इन्हें ज़्यादा खाने से हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। आप हमेशा कच्चे और बिना प्रोसेस किए हुए मेवे ही खाइए। अगर इन्हें भूनकर खाने का मन कर ही रहा है तो घर पर थोड़े से तेल में भून लीजिए। अब वैसे तो आप मेवे पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें सुबह सुबह या एक्सरसाइज से पहले खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं। आपको मेवे रात में खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल मेवों में खूब फाइबर होता है। इन्हें रात में सोने से पहले खाने से ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो सकती है। वहीं ब्लड शुगर लेवल पर भी असर पड़ सकता है। अल्टीमेटली उसका असर पड़ता है आपकी नींद पर। डाइटिशियन प्रेरणा आगे कहती हैं कि कुछ मेवों को भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि बादाम, अखरोट, अंजीर, किशमिश वगैरह। जब इन्हें भिगोया जाता है तो ये बहुत नरम हो जाते हैं। नेचुरल शुगर निकलने से इनका स्वाद बढ़ जाता है, ये आसानी से पचते हैं। साथ ही इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। मेवों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, भिगोने पर रिएक्टिव हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। कुछ मेवों को बिना भिगोए खाने से उन्हें पचाना मुश्किल हो जाता है, जैसे बादाम और अखरोट, इसलिए उन्हें भिगोकर ही खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।